100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हों, हाँ, दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्मों के लोग रहते हों, बिल्कुल। और हर इलाके का मतलब अपना अनोखा खाना, पहनावा, अपनी रस्में हों, है ना कमाल की बात। है ना? ये देश अपना भारत है। पर सवाल ये है कि इतने सारे डिफरेंसेस के साथ हम सब एक साथ पीसफुली कैसे रहते हैं? इसका राज क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आज की इस खास चर्चा में हम भारत की इसी क्या कहते हैं सुपर पावर यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को गहराई से समझेंगे। बेसिकली हम 4 चंक्स में बात करेंगे। ठीक है। पहले हम समझेंगे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा मॉडल्स की बात करेंगे, ये मोज़ाइक मॉडल क्या है। हाँ, ये जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को इतना डाइवर्स होते हुए भी यूनाइट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके क्रिकेट तक सब देखेंगे। अच्छा, क्रिकेट भी? हाँ, उसके बाद हम जानेंगे कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। राइट, फायदे क्या हैं? हाँ, और फाइनली हम कुछ चैलेंजेस या थ्रेट्स पर भी बात करेंगे जो इंडिया की इस यूनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस को समझना भी जरूरी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, व्हाट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रियली, इंडिया का स्पेशल मॉडल। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में कहें तो मतलब अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स का एक साथ पीसफुली रहना, हाँ, अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए और एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी शेयर करते हुए। बिल्कुल। दुनिया में डाइवर्सिटी मैनेज करने के देखो कई मॉडल्स हैं। अच्छा, जैसे? एक है सैलड बोल मॉडल, जैसा यूरोप में कुछ हद तक देखा जाता है। अच्छा, सोचिए एक सैलड बोल ठीक है। जिसमें टोमेटोज, क्यूकम्बर्स, कैरेट सब अलग अलग हैं, है ना? मिक्स नहीं हो रहे। हाँ, अलग अलग दिखते हैं। हर कल्चर अपनी जगह है, पर कोई कॉमन आइडेंटिटी वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसमें आइसोलेशन थोड़ा ज्यादा है। ओके, मतलब सब साथ तो हैं पर जुड़े हुए नहीं। हाँ, एक तरह से। दूसरा है मेल्टिंग पॉट मॉडल, जैसे ट्रेडिशनली यूएसए में देखा गया। यहाँ क्या होता है, सब कल्चर्स एक बड़े पॉट में मेल्ट होकर एक डोमिनेंट कल्चर बना लेते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, सब एक जैसे बन गए। हाँ, इससे यूनिटी तो आती है, पर जो स्मॉलर कल्चर्स हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है। यहाँ इंटीग्रेशन पर फोकस है, डाइवर्सिटी पर कम। फिर आता है इंडिया का मॉडल, जिसे हम मोज़ेक मॉडल कह सकते हैं। मोज़ेक मॉडल, ये कैसा है? इमेजिन एक ब्यूटीफुल मोज़ेक पेंटिंग जिसमें अलग अलग कलर के टाइल्स। हाँ, देखिए। हाँ, तो वो टाइल्स यानी कल्चर्स जुड़कर एक बड़ी पिक्चर यानी इंडिया बनाते हैं। ओके। हर टाइल का अपना कलर मतलब अपनी आइडेंटिटी वो भी रहती है, और सब मिलकर एक नई यूनिक पिक्चर यानी इंडियन आइडेंटिटी वो भी बनाते हैं। अरे वाह। यहाँ यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी रिस्पेक्टेड है। हम आइसोलेशन और इंटीग्रेशन दोनों को बैलेंस करते हैं। कूल ना? हाँ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसा ही मॉडल फॉलो करते हैं। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें। हम्म, इंडिया में हम दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी, क्रिसमस भी, गुरुपुरब भी, बिल्कुल। और ये सब मनाते हुए भी हम सब खुद को इंडियन मानते हैं। यही तो मोज़ेक है। डिफरेंट आइडेंटिटीज पीसफुली कोएग्जिस्ट करती हैं और एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी भी शेयर करती है। एग्जैक्टली और यही बैलेंस सबसे खास है। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं सोचने के लिए। जैसे? जैसे तुम्हारे हिसाब से अगर सब कल्चर्स मेल्ट होकर एक जैसे हो जाएं, मेल्टिंग पॉट, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? थोड़ा सोच लो। ये सोचने वाली बात है। और व्हाट मेक्स द मोज़ेक मॉडल सूटेबल फॉर अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया? क्या लगता है भारत जैसे देश के लिए ये क्यों सही बैठता है? हाँ, और ये भी अगर तुम्हारी क्लास में डिफरेंट स्टेट्स से स्टूडेंट्स हैं तो वहां सैलड बोल, मेल्टिंग पॉट या मोज़ेक जैसा एटमॉस्फेयर है, ऑब्जर्व करना चाहिए। बिल्कुल। ओके, यहाँ पॉज करके सोचिए कि आपको इन तीनों मॉडल्स में से इंडिया के लिए बेस्ट कौन सा लगा और क्यों। जरूर। सो इन शॉर्ट, इंडिया का यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल एक मोज़ैक जैसा है, जहाँ डिफरेंट कल्चर्स अपनी आइडेंटिटी भी रखते हैं और एक कॉमन इंडियन आइडेंटिटी भी शेयर करते हैं। अनलाइक सैलड बोल सब अलग और मेल्टिंग पॉट सब एक जैसे। तो अब हमने मॉडल समझ लिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इंडिया में ये मोज़ाइक बनता कैसे है? व्हाट होल्ड्स अस टुगेदर? कौन सी चीजें हमें जोड़कर रखती हैं? दूसरा भाग, हाउ इंडिया अचीव्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द बाइंडिंग फैक्टर्स। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ऐसे सेवरल फैक्टर्स हैं जो इंडिया की इस यूनिक यूनिटी को पॉसिबल बनाते हैं। लेट्स अनपैक दिस। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे मजबूत आधार है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका फाउंडेशन है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? देखो, प्रियम्बल में ही यूनिटी और सोशल जस्टिस दोनों की बात है। सोशल जस्टिस का मतलब ही है डाइवर्स ग्रुप्स के साथ इक्वालिटी। हाँ सही है। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए इक्वल है, ये यूनिटी लाता है। पर साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन वल्नरेबल सेक्शंस जैसे SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी करता है, जैसे रिजर्वेशन। ये डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। ओके, बैलेंस है। एग्जैक्टली। आर्टिकल्स 25 to 28 सेक्युलरिज्म इंश्योर करते हैं, सर्वधर्म संभव, और आर्टिकल्स 29-30 लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है DPSP। ओके। ये कॉमन गाइडलाइंस देते हैं, यूनिटी का एस्पेक्ट, पर वीकर सेक्शंस का ध्यान भी रखते हैं, डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट। जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो एक तरह से यूनिटी की तरफ इशारा है, वहीं दूसरे प्रिंसिपल्स कमजोर वर्गों के लिए है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी इन्फोर्स करता है पर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए। बहुत बढ़िया। और क्या फैक्टर्स हैं? फिर आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हाँ। मतलब? जैसे फ्री ट्रेड अक्रॉस स्टेट्स, हाँ। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, इससे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है जो यूनिटी लाता है। अच्छा, जब बिजनेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से हो। हाँ, और जब लोग काम के लिए माइग्रेट करते हैं नॉर्थ से साउथ या वाइसा वर्सा, तो डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे टॉलरेंस बढ़ता है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस स्टेट्स को जोड़ता है। समझे? हाँ, समझ गया। इकोनॉमिक नीड्स लोगों को करीब लाती हैं। बिल्कुल। फिर है हमारी शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री। कल्चर और हिस्ट्री कैसे? देखो, रिलीजियस पिलग्रिमेजेस जैसे चार धाम यात्रा एक रिलीजन के अंदर यूनिटी लाते हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग मिलते हैं। हाँ, ये तो है। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली, ईद, ये पूरे देश में मनाए जाते हैं। हमारी शेयर्ड हिस्ट्री, स्पेशली द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वो एक कॉमन थ्रेड है जो सब इंडियंस को कनेक्ट करता है। हाँ, आजादी की लड़ाई ने सबको जोड़ा था। एग्जैक्टली। नेशनल सिंबल्स जैसे नेशनल फ्लैग, एंथम भी यूनिटी फॉस्टर करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब इसी भावना को दिखाते हैं। एकदम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इंडिया ने डेमोक्रेटिक तरीके से डाइवर्सिटी को मैनेज किया है। ये कैसे अलग है? देखो, अनलाइक श्रीलंका या पाकिस्तान जहां माइनॉरिटी राइट्स इग्नोर हुए और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, इंडिया में डेमोक्रेसी इंश्योर्स पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल ग्रुप्स। इससे एलियनेशन कम होता है। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड हुई तो उसे डेमोक्रेटिकली हैंडल किया गया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और आखिरी पर कम नहीं, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स? सीरियसली? हाँ, जब इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, स्पेशली पाकिस्तान से, तो पूरा देश अपनी टीम के पीछे यूनाइट हो जाता है ना। हाँ, ये तो है। सब टेंशन भूलकर मैच देखते हैं। दैट्स अ पावरफुल फोर्स ऑफ यूनिटी। भले ही काम के लिए माइग्रेशन से कभी-कभी टेंशन हो, जैसे बेंगलोर में हुआ, पर लॉन्ग टर्म में इंटरेक्शन बढ़ता ही है। बिल्कुल। रियल लाइफ एग्जांपल तो क्लियर है। जब हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम सब इंडियन फील करते हैं, राइट? ये नेशनल सिंबल्स और शेयर्ड हिस्ट्री का इफेक्ट है। एग्जैक्टली। या जब कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जॉब के लिए जाता है और वहाँ के कल्चर को अप्रिशिएट करना सीखता है, दैट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉस्टरिंग यूनिटी। सही बात है। अब यहाँ कुछ और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पूछिए। तुम्हारे एक्सपीरियंस में स्पोर्ट्स या मूवीज ने कभी डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को कनेक्ट किया है? कैसे? और अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी को एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्ट नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता? थोड़ा सोच लो। हाँ, ये गहरा सवाल है। और व्हाट रोल कैन एजुकेशन प्ले इन स्ट्रेंथनिंग दिस यूनिटी फर्दर? क्या आइडियाज है? जैसे कॉमन करिकुलम के साथ स्टेट लेवल डाइवर्सिटी भी मेंटेन करना। एजुकेशन का रोल तो इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पॉज करके सोचिए कि इन सब फैक्टर्स में से आपको सबसे पावरफुल कौन सा लगता है इंडिया को यूनाइट करने में और क्यों? सो in short, India's unity comes from its constitution, economic interdependence, shared culture and history, including freedom struggle, democratic processes, and even things like sports and popular culture. ओके, तो हमने देखा कि इंडिया कैसे यूनाइटेड रहता है, पर इसका फायदा क्या है? Why is this unity and diversity so important? अब हम इस why को देखते हैं। तीसरा भाग, Why unity and diversity matters, India's strength। ये सिर्फ एक फैंसी फ्रेज नहीं है दोस्त। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है। इसके कई बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। एक तो है ग्लोबल रिकग्निशन। दुनिया इंडिया को रिस्पेक्ट करती है कि हम इतनी डाइवर्सिटी को स्टेबली मैनेज करते हैं। अच्छा, दुनिया नोटिस करती है? हाँ, अफ्रीकन नेशंस हमसे सीखना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है ये। वाओ। और क्या फायदे हैं? फिर है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे बढ़ती है? जब हम बचपन से ही डिफरेंट कल्चर्स के बीच रहते हैं, जैसे सोर्स में IITs का एग्जाम्पल था, हाँ। तो हम नेचुरली टॉलरेंट बन जाते हैं। हमें समझ आता है कि दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी वैलिड हैं। इसलिए इंडिया रिलेटिवली पीसफुल है कंपेयर टू मेनी वेस्टर्न सोसाइटीज जो अब डाइवर्सिटी फेस कर रहे हैं और वहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है क्योंकि हिस्टोरिकली वो इतने डाइवर्स नहीं थे। अच्छा, हमें आदत है डाइवर्सिटी की? हाँ, बेसिकली हमें डाइवर्सिटी की आदत है। यहाँ एक बेसिक एक्सेप्टेंस है डाइवर्सिटी की। ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। यूनिटी से इंडिया एक बड़ा मार्केट बनता है। हाँ, पॉपुलेशन बड़ी है तो मार्केट भी बड़ा है। एग्जैक्टली। ये FDI अट्रैक्ट करता है और डाइवर्सिटी से हमारी इकोनॉमी डिवर्सिफाइड है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब हैं। कोस्टल स्टेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, इनलैंड स्टेट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस करते हैं। किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे मिडिल ईस्ट की ऑयल डिपेंडेंसी है। इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। सही है। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ देता है। और डाइवर्सिटी से आती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। वो कैसे? जब डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट थॉट्स के लोग मिलते हैं तो न्यू आइडियाज और क्रिएटिव सोल्यूशंस निकलते हैं। चाहे वो फिलॉसफी हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म में मोक्ष के अलग अलग पाथ्स बताए गए, हाँ, बिल्कुल। या बिजनेस में न्यू अप्रोचेस हो। डाइवर्सिटी फ्यूल्स इनोवेशन। समझे? जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। समझा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ही तो नए आइडियाज आते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। इंडिया में सिर्फ एक ही तरह का खाना मिलता या एक ही टाइप की म्यूजिक होती, कितना बोरिंग होता, राइट? बहुत ज्यादा। हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी रिचनेस है, फूड में, म्यूजिक में, आइडियाज में।
या फिर देखो कैसे इंडियन स्टार्टअप्स में डिफरेंट रीजन्स के लोग मिलकर काम करते हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सही कहा। अब यहाँ कुछ और सवाल है सोचने के लिए। जी। क्या तुमने कभी फील किया है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के फ्रेंड्स से बात करके तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो? कैसे? जरूर हुआ होगा। How can India leverage its unity and diversity image even better on the global stage? Any ideas? गुड क्वेश्चन। और अगर इंडिया एक मेल्टिंग पॉट होता तो क्या हम इतने इनोवेटिव हो पाते? थोड़ा सोच लो। हाँ, ये भी सोचना चाहिए। 1 मिनट पॉज करके सोचिए कि आपकी डेली लाइफ में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। Okay. So in short, unity and diversity gives India global respect, promotes peace and tolerance naturally, boosts economic growth through a large market and diversification, and drives innovation through diverse perspectives. तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? ऑफ कोर्स नॉट। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो इस यूनिटी के लिए थ्रेट हैं। चौथा भाग, व्हाट थ्रेटन्स इंडियाज यूनिटी, द चैलेंजेस। इंडिया की इस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को कुछ सीरियस थ्रेट्स भी हैं। हमें इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक बड़ा खतरा है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब? जब रीजनल आइडेंटिटी जैसे बंगाली, मराठी, नागा, नेशनल आइडेंटिटी इंडियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और उससे कॉन्फ्लिक्ट करे, मतलब लॉयल्टी टू द रीजन clashes with loyalty to the nation. अच्छा, जब लोग अपने स्टेट को देश से ऊपर मानने लगे। हाँ, sometimes it leads to demands for separation, secessionism, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ग्रुप्स करते हैं। वहाँ का जोग्राफिकल आइसोलेशन भी एक फैक्टर है जो इंटीग्रेशन को लिमिट करता है। ये तो सीरियस है। और दूसरा बड़ा खतरा है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म तो सुना है, ये क्या है एग्जैक्टली? जब एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को अपना दुश्मन समझने लगे, जब एक कम्युनिटी सोचे कि उसके इंटरेस्ट दूसरे के ऑपोजिट हैं। इससे क्या होता है? इससे रायट्स होते हैं, जैसे सोर्सेज में दिल्ली 2020, मुजफ्फरनगर 2013, गोधरा का जिक्र था। ये यूनिटी के लिए बहुत डेंजरस है। हाँ, ये तो बहुत बुरा है। फिर आती है डिवाइसिव पॉलिटिक्स। इलेक्शंस के टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वोट पाने के लिए लोगों को रीजन, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर डिवाइड करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, मतलब वोट्स के लिए लोगों को बांटना। हाँ, वो इलेक्ट्रल गेन्स के लिए इंडिया के सोशल फैब्रिक के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सोशल हार्मनी को कमजोर करता है। ये तो गलत है। बिल्कुल। और कास्टिज्म तो है ही। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी रियलिटी है। सोर्स में हथरस इंसिडेंट का एग्जाम्पल था, या हाल्द्वानी इंसिडेंट जहां दलित ग्रूम को घोड़ी चढ़ने से रोका गया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित्स जारी है आज भी? हाँ, इतने सालों बाद भी? हाँ, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है और यूनिटी को अंडरमाइन करता है। सच में। और कोई थ्रेट? एक और गंभीर खतरा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जब कुछ ग्रुप्स, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लोअर कास्ट हो, इकोनॉमिकली पीछे रह जाते हैं, तो क्या होता है? तो उनमें रिलेटिव डेप्रिवेशन की फीलिंग आती है। उन्हें लगता है कि उनके ग्रुप के साथ इनजस्टिस हो रहा है। पॉलिटिशियंस इस फीलिंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सचार कमेटी रिपोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोअर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हाईलाइट किए थे और उसे कुछ हद तक मॉडर्न एजुकेशन एक्सेस की कमी वर्सेस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से जोड़ा था। अच्छा, मतलब गरीबी और पिछड़ापन भी यूनिटी के लिए खतरा है? हाँ, इसी से जुड़ा है डेवलपमेंट डेफिसिट। जैसे ट्राइबल्स के केस में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर उनसे लैंड, फॉरेस्ट ले लिया गया, पर डेवलपमेंट का बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचा। ये डेवलपमेंट डेफिसिट एलियनेशन बढ़ाता है और नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स का एक रूट कॉज बन सकता है। ये यूनिटी के लिए एक थ्रेट है। समझ गया, बिल्कुल। रियल लाइफ एग्जांपल लें, जब इलेक्शन के टाइम पे व्हाट्सएप पर डिविसिव मैसेजेस फैलाए जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। या जब किसी को उसके रीजन या रिलीजन के बेसिस पर रेंट पर घर नहीं मिलता, जैसे सोर्स में मुंबई का एक एग्जाम्पल था। ये सब रियल थ्रेट्स है हमारी यूनिटी के लिए। लैंग्वेज डिस्प्यूट्स भी है, जैसे पास्ट में साउथ इंडिया में हिंदी इंपोजिशन का इशू था। सही कहा। अब यहाँ कुछ और सोचने लायक बातें हैं। जी। तुम्हारे आसपास तुमने कभी रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म का कोई छोटा एग्जाम्पल ऑब्जर्व किया है? क्या हुआ था? हाउ कैन यंग पीपल लाइक तुम काउंटर डिवाइसिव पॉलिटिक्स? क्या स्टेप्स ले सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आज के टाइम में। और इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर करना यूनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सोच लो वो रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली बात। हाँ, यहाँ पॉज करके सोचिए कि इन थ्रेट्स में से आज के टाइम में इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है और क्यों? So in short, India's unity faces threats from regionalism, where regional identity overrides national, communalism, pitting religious groups against each other, divisive politics, exploiting fissures, persistent casteism and economic inequality, development deficit, creating resentment and alienation. बहुत खूब। तो आज हमने इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को काफी डीपली समझा। लेट्स क्विकली रिकैप। हाँ, करते हैं। हमने देखा कि इंडिया मोजाइक मॉडल फॉलो करता है, जहां डाइवर्सिटी भी है और यूनिटी भी, जो सैलेड बोल या मेल्टिंग पॉट से डिफरेंट है। बिल्कुल। इस यूनिटी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, डेमोक्रेसी और इवन स्पोर्ट्स जैसे कई फैक्टर्स हैं। राइट। इससे इंडिया को ग्लोबल रिकग्निशन, टॉलरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, ये सब स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, कास्टिज्म और इनइक्वालिटी जैसे थ्रेट्स भी हैं जिनसे हमें डील करना है। एग्जैक्टली। आप कुछ क्विक रिकॉल क्वेश्चंस तुम्हारे लिए जो हमने डिस्कस किया उसी पर बेस्ड।
ओके 1. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स इंडिया का मोज़ेक मॉडल, सैलेड बोल और मेल्टिंग पॉट से कैसे डिफरेंट है। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ। 2. गिव वन रियल लाइफ एग्जाम्पल जहां तुमने देखा हो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स ने यूनिटी बढ़ाई हो, जैसे माइग्रेशन फॉर वर्क। ठीक है 3. Why is tolerance considered a major benefit of India's diversity? वो IIT वाला एग्जाम्पल याद है, समझा सकते हो? हाँ 4. कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म में क्या मेन डिफरेंस है? एक रिलीजन पर बेस्ड है, दूसरा रीजन पर। ओके 5. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यूनिटी के लिए थ्रेट कैसे बन जाती है? एक रीजन बताओ, वो रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली बात याद है? हाँ याद है 6. अगर तुम्हें किसी फॉरेनर को इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी समझानी हो तो कौन से फैक्टर हाईलाइट करोगे सबसे पहले? कॉन्स्टिट्यूशन, शेयर्ड हिस्ट्री, टॉलरेंस और क्यों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस पूरे डिस्कशन का मेन आइडिया क्या था? व्हाट्स द कोर मैसेज? इस पर रिफ्लेक्ट करना यूजफुल होगा। हाँ, कोर मैसेज क्या निकलता है? और अब एक छोटा सा चैलेंज ट्राई करो, ये पूरा टॉपिक किसी इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट्स में समझाने का। रेडी गो। हाँ, ये अच्छी एक्सरसाइज है। सुपर। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स लिख के देखो और थोड़ा प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर तुम चाहो तो हम इस टॉपिक पर एक शॉर्ट क्विज या कुछ फ्लैश कार्ड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट लेट अस नो। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट।